चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 7 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 6 देखा था ना, जिसमें हमने हमारी बॉडी की, ह्यूमन बीइंग की लाइफ प्रोसेसेस के बारे में समझा था। मतलब अलग अलग सिस्टम हमने समझे थे, जैसे कि डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऐसे अलग अलग सिस्टम हमने आगे चैप्टर नंबर 6 में समझे थे। अभी चैप्टर नंबर 7 समझो, उसका ही कंटिन्यू हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में समझना है। देखो, हर लिविंग थिंग वो कोई ना कोई तरह की मूवमेंट्स जरूर करता रहता है। ध्यान से सुनना बात है। हर लिविंग थिंग कोई ना कोई मूवमेंट करता रहता है, फिर भले वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। आप कहोगे भाई प्लांट्स जो है वो कैसी मूवमेंट करते हैं, वो तो कोई लोकोमोशन करते नहीं है, चलते फिरते तो है नहीं। लेकिन भले चलते फिरते नहीं है, दूसरी मूवमेंट्स उनकी होती रहती है। कि जैसे आप लोगों ने सनफ्लावर देखा होगा ना, कि वो सनफ्लावर हमेशा जहाँ पे सन होता है ना, वो उसी साइड अपना फेस रखता है। वो सनफ्लावर का फेस हमेशा सन की तरफ ही होता है। सुबह आप देखोगे तो ईस्ट साइड में, दिन को देखोगे तो बिल्कुल ऊपर, और शाम को देखोगे तो वेस्ट साइड में। तो ये भी तो उस प्लांट की एक तरह की मूवमेंट हुई कि नहीं हुई? या तो जैसे वो अपनी ग्रोथ करते रहते हैं, ये भी तो मूवमेंट है ही ना। तो प्लांट्स भी कोई ना कोई तरह की मूवमेंट करते हैं, और हम एनिमल्स, तो एनिमल्स भी तो मूवमेंट करते ही हैं, लोकोमोशन की मूवमेंट, चलते फिरते हैं हम लोग। दूसरे पे हर तरह के काम, जैसे हम ह्यूमन बीइंग, तो खेलना कूदना उठना बैठना पढ़ना लिखना, ये सब अलग अलग मूवमेंट है ना। और इन सभी मूवमेंट का कोई ना कोई जरूर एक सिस्टम बना हुआ है हमारी बॉडी में, जो इस सभी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। कितनी सारी तो ऐसी मूवमेंट भी होती हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देती, फिर भी हमारी बॉडी में चलती रहती है। जैसे कि आपकी हार्ट बीट, कहो हार्ट बीट चलती रहती है ना, आप चलाते हो उसे? नहीं ना, लेकिन वो कंटिन्यूसली मूवमेंट होता रहता है ना। तो इन सबको एक्चुअली कंट्रोल कौन करता है, हमें इस चैप्टर में उनके बारे में ही पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, जिनमें हम लोग सबसे पहले एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लांट्स के बारे में भी देखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले अगर एनिमल्स के बारे में कहें ना, तो एनिमल्स में जो भी प्रोसेस होती है, जो भी वर्क होते हैं, जो भी मूवमेंट होती है, तो उन सब का कंट्रोल कौन करता है? तो उन सब का कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम। कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ होता है? ध्यान से सुनना, मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग। नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ होता है? तो यहाँ देखो, ये ह्यूमन बॉडी में कि नर्वस सिस्टम तीन चीजों से कनेक्टेड होता है। एक होते हैं उनके पेरिफेरल नर्व्स, मतलब समझो ये सब नर्व टिश्यूज, अलग अलग नर्व्स जो पूरी बॉडी में आए हुए होते हैं, पूरी बॉडी में। दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, आपकी रीढ़ की हड्डी। आप लोग आपकी पीठ की तरफ देखते हो ना, कि पीठ में जो है वो बिल्कुल बीच में कुछ हार्ड पार्ट आपको दिखाई देंगे या फील होंगे आपको, तो वो आपकी रीढ़ की हड्डी कहलाती है, जिसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और थर्ड वो ब्रेन। नर्वस सिस्टम इन तीनों से बना हुआ है, और इन तीनों के थ्रू ही हमारी पूरी बॉडी में जो भी मूवमेंट, जो भी काम काज होते हैं ना, हर तरह के वर्क, उन सब का कंट्रोल होता है इनके थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू ही। अब कोई भी सिस्टम हो, उसका अगर बिल्कुल बेसिक पार्ट अगर देखें, समझना, बिल्कुल बेसिक पार्ट अगर देखें, तो वो होता है उसका सेल। हमारी बॉडी का भी फंडामेंटल यूनिट क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं ना। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, उसका भी फंडामेंटल यूनिट का होना, तो वो आता है नर्व सेल। क्या आता है? नर्व सेल आता है। ये जो आपका पहला फोटो दिया हुआ है, ये हमारी बॉडी का नर्व सेल इस शेप में आता है। यहीं से ही तो शुरुआत होती है ना पूरे नर्वस सिस्टम की। हमें पता ही है कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सबसे छोटा सेल होता है, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यूज बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गेन, एंड बहुत सारे ऑर्गेन मिलकर क्या बनाते हैं? तो सिस्टम बनाते हैं। तो हमारा नर्वस सिस्टम भी ऐसे ही एक सेल, उसके बाद टिश्यूज, उसके बाद ऑर्गेन्स, और फिर ये नर्वस सिस्टम बना हुआ है। तो हम लोग एक एक करके उसे समझे ना, जिसमें सबसे पहले समझे हम लोग नर्व सेल के बारे में। देखो, हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गेन्स हैं, पता है ना हमें तो।
कि ये 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारे आईज, नोज, टंग, ईयर्स, हमारी स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। ये क्या काम करते हैं? तो ये हमारे आसपास में जो भी चीजें चल रही है ना, उन चीजों को सेंस करते हैं, मतलब कि भाई फील करते हैं, समझते हैं। जैसे कि नोज हमें पता है वो स्मेल देता है, हर चीज की सुगंध वो हमें पता चलती है नोज के थ्रू। ईयर्स वो सुनता है, आंख देखती है, ये सब तो कॉमन बातें हमें पता है ना। लेकिन ये कैसे? तो ये पूरा नर्वस सिस्टम के थ्रू वर्क चलता है। सिंपल चीज ऐसे होती है कि अगर हम लोग कोई भी चीज देखते हैं ना, समझना, हम लोग कोई भी चीज देखते हैं ना, तो वो सबसे पहले लाइट जब हमारी आंखों में आती है, तो वो आंखों से होकर वो लाइट स्पाइनल कॉर्ड और उसके बाद ब्रेन तक पहुंचती है। कहाँ तक? स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, इन दोनों से कनेक्ट होकर ऊपर पहुंचती है ब्रेन तक। और तब जाकर वो ब्रेन हमें रिटर्न सिग्नल देता है और हमें वो चीज दिखाई देती है। ये पूरा सिस्टम, ये पूरा वर्क ये नर्वस सिस्टम संभालता है। हम कोई भी चीज को सुनते हैं ना, तो हमारे कानों से होकर वो आवाज पहले हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, ब्रेन उसका रिटर्न सिग्नल भेजता है और तब जाकर हमें वो आवाज सुनाई देती है कि हाँ, ये बात हमने सुनी। ठीक है ना? कोई भी चीज हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो हमारी टंग पे, हमारी जबान पे रखते हैं ना, तो टंग पे रखने पर वो जो है वहां से वो सिग्नल ब्रेन तक जाता है, ब्रेन उसका रिटर्न मैसेज भेजता है, रिटर्न सिग्नल भेजता है। तब हमें फील होता है कि हमने जुबान पे जो भी रखी वो खट्टी चीज है, मीठी चीज है, तीखी चीज है या क्या है, वो उसके बाद पता चलता है। तो इन सब का कंट्रोल वो इस नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होता है ना। अब नर्वस सिस्टम में जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स है ना, उन सबके साथ ऐसे नर्व सेल जुड़े हुए हैं। सभी सेंस ऑर्गन्स के साथ, हमारी स्किन, आईज, नोज, ईयर्स, टंग, सबके साथ। अब कोई भी चीज जैसे फील होती है ना, कोई भी चीज जैसे फील हो, आप जिबान पे कोई चीज रखो, आपकी स्किन पे अगर कोई जोर से मारता है या कोई टच करे आपकी स्किन पर भी, तो आपकी बॉडी में एक तरह के केमिकल्स क्रिएट होते हैं। क्या होता है? एक तरह के केमिकल्स क्रिएट होते हैं हमारी ये बॉडी में। कोई भी एक एग्जांपल से समझे, जैसे समझो कोई टेस्ट के थ्रू समझते हैं। ठीक है, पांचों सेंस ऑर्गन्स में सेम ये प्रोसेस होती है, किसी में भी। समझो कोई टेस्ट के थ्रू समझते हैं कि कोई भी चीज आप अपनी टंग पे रखते हो तो एक तरह के केमिकल्स क्रिएट होते हैं। वो केमिकल्स इस नर्व सेल के सबसे पहले पार्ट, इस डेंड्राइट पे पहुंचते हैं। सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है? डेंड्राइट। नाम याद रखना है बेटा। सबसे पहले यहाँ डेंड्राइट पे वो सेल पहुंचते हैं, सॉरी वो केमिकल पहुंचते हैं। आपने कोई जैसे कोई भी खट्टी चीज है ना, नींबू के रस के 2 बूंद आपने जिबान पे रखे हैं तो अंदर एक तरह के केमिकल क्रिएट हुए। वो केमिकल कहाँ पहुंचते हैं? इस डेंड्राइट पे। ये डेंड्राइट उन केमिकल्स को एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या समझो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और वो सिग्नल को आगे पास करता है इस सेल बॉडी में। ये जो येलो कलर का पार्ट देख रहे हो ना पूरा, वो सेल बॉडी। ठीक है, कोई भी तरह की सेल बॉडी होती है, वो सेल बॉडी किससे बनी हुई होती है? बिल्कुल बीच में न्यूक्लियस होता है। ये हमने तो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना। कोई भी सेल हो, बिल्कुल बीच में न्यूक्लियस आया हुआ होता है। आसपास का ये जो येलो कलर का पार्ट देख रहे हो, तो वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये पूरी सेल बॉडी ना। तो चलो, कहीं पर भी सबसे पहले जो केमिकल हमारे बॉडी में क्रिएट होते हैं वो इसे डेंड्राइट पे पहुंचते हैं। डेंड्राइट उन केमिकल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे पास करता है सेल बॉडी में। सेल बॉडी के बाद वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होते हैं एक्सॉन में। एक्सॉन ये सिलिंड्रिकल पार्ट कहलाता है। ये जो आप ब्लू कलर के पार्ट देख रहे हो ना, छोटे छोटे सिलेंडर की तरह, ये एक्सॉन होता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ एक्सॉन में पास होते हैं। वो एक्सॉन के बाद में ये आखिरी में होते हैं नर्व एंडिंग। ये आखिरी का जो पार्ट है वो क्या कहता है? नर्व एंडिंग। यहाँ पर जो एक नर्व सेल खत्म होता है ना, उसके बिल्कुल बाद में दूसरा नर्व सेल शुरू होता है। हमारी पूरी बॉडी में एक ही सेल होता है क्या? नहीं ना, करोड़ों सेल आए हुए होते हैं और बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है ना।
तो हर एक ये नर्व सेल जहाँ खत्म हुआ ना, ये जैसे नर्व एंडिंग कहलाई ना, ये हर एक एंडिंग के बाद दूसरा यहीं से ही दूसरा सेल शुरू होता है। मतलब समझो दूसरे सेल का डेंड्राइट शुरू होगा। यहाँ पे जैसे डेंड्राइट बना हुआ है ना, तो ये डेंड्राइट वो इस सेल एंडिंग से, इस नर्व सेल की एंडिंग से जुड़ा होगा। इस तरह से जुड़ा हुआ होता है जैसे ये फोटो दिया हुआ है। जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए ये फोटो है कि जहाँ पे ये जो आप येलो कलर का पार्ट देख रहे हो, यहाँ पे नर्व एंडिंग होती है और उसके बाद ही दूसरा नर्व सेल शुरू होता है। इन शॉर्ट, कि कोई भी एक सेल में पहले इलेक्ट्रिक सिग्नल तैयार होते हैं, जो केमिकल होते हैं ना, उनका कन्वर्ट ये डेंड्राइट इलेक्ट्रिक सिग्नल में करता है। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ सेल बॉडी, फिर एक्सॉन से होते हुए दूसरे सेल में पहुंचता है, फिर उस दूसरे सेल से तीसरे सेल में, उससे तीसरे सेल में, और धीरे 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 वो इलेक्ट्रिक सिग्नल वो धीरे धीरे करते हुए वो कहाँ पर पहुंचता है, आखिरी में हमारे ब्रेन में। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल कहाँ, हमारे ब्रेन में पहुंचता है। वो ब्रेन उस इलेक्ट्रिक सिग्नल पे रिस्पॉन्स देता है, रिटर्न सिग्नल भेजता है, और वो रिटर्न सिग्नल फिर से हमारी टंग तक पहुंचता है, हमारी जबान तक पहुंचता है। और तब हमारी जबान पे, हमारी टंग पे ये पता चलता है कि हाँ, वो टेस्ट एकदम खट्टा था, जो नींबू के रस की बूंद रखी थी हमने, वो खट्टी थी। तो ऐसे ये पूरा सिस्टम एक ही सेकंड में ये पूरा वर्क कर लेता है। आप जुबान पे कोई भी चीज रखो, उसी वक्त हमें टेस्ट पता चल जाता है ना, कोई टाइम थोड़ी लगता है। लेकिन एक सेकंड के अंदर ये पूरी प्रोसेस हमारी बॉडी में चल जाती है। ऐसी कोई भी प्लेस पे आपकी स्किन के ऊपर जरा सा कोई टच करे ना, कोई हाथ अगर लगाता है ना, तो भी आपकी बॉडी में एक तरह के केमिकल्स क्रिएट होते हैं। वही केमिकल्स इस डेंड्राइट पे पहुंचते हैं। ये डेंड्राइट उस केमिकल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस डेंड्राइट के थ्रू होते हुए सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, उस एक्सॉन से ये नर्व एंडिंग, उसके बाद फिर से दूसरी दूसरी जो है वो नर्व सेल, और फिर से उस स्किन से होते हुए, समझो यहाँ पे, यहाँ स्किन पे आपको किसी ने टच किया हाथ पे, तो यहाँ जो है वो एक छोटा सा नर्व सेल होगा। उस नर्व सेल से होते होते वो लाइन धीरे 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 ऊपर जाएगी, एक सेल से दूसरे सेल, एक सेल से दूसरे सेल, वहां से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए वो पहुंचेगी कहाँ पर, ब्रेन पे पहुंचेगी। और ब्रेन ब्रेन उसी का ही रिटर्न सिग्नल भेजेगा। ब्रेन उसी को ही रिटर्न सिग्नल भेजेगा फिर से यहाँ पर, है ना, हमारे हाथ में। और तब हमारे हाथ में फील होगा कि हाँ, किसी ने टच किया है। समझे ना, ये नर्वस सिस्टम इतनी स्पीडीली वर्क करता है। अब इस नर्वस सिस्टम के थ्रू दो टाइप के नर्व सेल होते हैं। ये जो सेल होते हैं ना, नर्व सेल, वो भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सेंसरी नर्व। कौन से? एक सेंसरी नर्व, नाम सुनना है, या लिखा हुआ नहीं है, सुनना। एक सेंसरी नर्व होते हैं। सेंसरी नर्व वो कि जो हमारी बॉडी में से ब्रेन तक मैसेज लेकर जाते हैं, या ये सिग्नल लेके जाते हैं। बॉडी में से ब्रेन तक सिग्नल जो लेके जाते हैं, तो उसे सेंसरी नर्व कहते हैं। और दूसरे नर्व के टाइप आता है, वो आता है मोटर नर्व। दूसरा कौन सा? मोटर। मोटर नर्व वो होता है जो ब्रेन से रिटर्न सिग्नल लेके आता है। सेंसरी नर्व जो यहाँ से सिग्नल ब्रेन तक लेके जाता है, कोई भी बॉडी पार्ट से, और ब्रेन से जो सिग्नल वापस आता है, तो वो होता है मोटर नर्व के थ्रू। समझे ना? तो ये नर्व सेल के भी दो टाइप्स ध्यान रखना, सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। सेंसरी नर्व ब्रेन तक मैसेज ले जाने का काम करता है, और मोटर नर्व ब्रेन से मैसेज ले आने का काम करता है। ओके, अब देखो नर्वस सिस्टम के बारे में पता चला ना। इसी नर्वस सिस्टम का दूसरा एक वर्क या एक दूसरा एक पॉइंट समझो हमारे चैप्टर में दिया हुआ है, वो ये है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। अब सबसे पहले तो समझो कि रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं। रिफ्लेक्स मीन्स क्या? रिफ्लेक्स मतलब कहलाता है कोई भी सडन, अचानक से हुआ। तो रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कोई भी सडन एक्शन, अचानक से हुई कोई एक्शन, तो उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। कितनी बार जो है वो हमारी बॉडी में ऐसी कितनी सारी रिफ्लेक्स एक्शन होती ही रहती है या हो जाती है। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल तो यही है, आप लोग कोई भी गर्म बर्तन हो ना,
कहीं पे कोई बर्तन पड़ा हुआ और एकदम गर्म हो, आपका हाथ कहीं पे उस पे लगता है ना, तो सडनली आप लोग बिना सोचे ही आपका हाथ अचानक से वहां से हट जाता है। हाथ हटा देते हो ना झटके से वहां से, कि यार बहुत जोर से गर्म लगा, है कि नहीं? गर्म या एकदम ठंडा हो तो भी। कहीं चलते चलते पैर में एक पत्थर चुभ गया है, तो अचानक से पैर ऊपर हो जाता है, ठीक है ना? वहां पे क्या पत्थर के ऊपर ही पैर आपका रख जाता है या रह जाता है? नहीं, एकदम झट से आप पैर ऊपर कर लेते हो, है कि नहीं? आपके नाक में जरा सी खुजली होती है तो जोर से छींक आ जाती है हमें। ये आप लोग जानबूझ के करते हो? नहीं, ये सडन एक्शन है। ये अचानक से ये चीजें हो जाती है, इसमें कोई जो है वो क्या कहते हैं, हमारा कंट्रोल नहीं रहता है इन चीजों पे, नहीं रहता ना। बहुत थक गए हो, नींद आती है तो अचानक से यॉर्निंग, जोर से उबासी खाने लगते हो, तो ये जानबूझ के करते हो? नहीं, ये सडन एक्शन है। ठीक है ना? किसी के सामने बात करते करते भी जोर से उबासी आ जाती है, इस पे हमारा कंट्रोल थोड़ी है। तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शंस में आती है, सडन एक्शंस। और ये सडन एक्शन कैसे काम करती है उसके बारे में समझें, तो एक एग्जांपल से समझें। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में भी ये दिया हुआ है, ये फोटो में भी है, कि कोई भी गर्म चीज के ऊपर हमारा हाथ जैसे ही लगता है ना, तो हमारा हाथ झट से वहां से हट जाता है, बिना सोचे ही वहां से हट जाता है। तो ये कैसे काम करता है वो समझें। तो समझो कि जैसे ही आप लोग कोई भी गर्म बर्तन पे अपना हाथ रखते हो, जैसे यहाँ फोटो में दिया हुआ है, अब लीगल प्रोसेस यहाँ समझो, सही प्रोसेस तो ऐसे होती है कि कोई भी चीज अगर हमारे हाथ पे टच हुई, तो जैसे अभी हमने नर्वस सिस्टम में देखा कि जनरली फिर जो सेंसरी नर्व होता है ना, सेंसरी नर्व, वो सेंसरी नर्व उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाएंगे। कहाँ तक पहुंचाएंगे? ऊपर जो ब्रेन होगा वहां ब्रेन तक पहुंचाएंगे। फिर ब्रेन जो है वो उसका रिटर्न आंसर देगा मोटर नर्व के थ्रू। किसके थ्रू? मोटर नर्व के थ्रू रिटर्न आंसर देगा। तब हमें पता चलेगा कि सामने की चीज गर्म है और हम लोग उससे हाथ हटाएंगे। नर्वस सिस्टम तो ऐसे ही काम करता है ना। लेकिन भले ये काम 1 सेकंड में हो जाता है, नर्वस सिस्टम तो 1 सेकंड से भी कम के टाइमिंग में काम कर देता है, लेकिन ये 1 सेकंड जितना भी लेट हो जाए ना, तो हमारा हाथ जल जाए ऐसे चांसेस रहते हैं। आप लोगों को कोई बर्तन पे, गर्म बर्तन पे हाथ रखो और उसके बाद आपकी बॉडी अंदर ऐसे काम करती है कि आपके हाथ से सिग्नल ब्रेन तक गया, ब्रेन से सिग्नल वापस आया, तो इतनी देर तक अगर आपका हाथ गर्म बर्तन पे ही रहेगा ना, तो भले उस 1 सेकंड में भी जलने के चांसेस होते हैं। अब गर्म बर्तन क्या, कभी आग कोई जल रही हो तो आग आपके हाथ में लग गई, तो आपका हाथ भी तो सडनली हट जाता है ना, वहां से हट ही जाएगा ना। तो उसमें अगर इतनी देर आपके बॉडी में ये फंक्शन होते रहे, अगर कि आग आपके हाथ में लगी और वो सिग्नल ब्रेन तक गया, ब्रेन वापस उसे सिग्नल भेजे, उसके बाद आप हाथ हटाओगे, तो इस 1 सेकंड की देर में भी आपका हाथ जल जाएगा। तो इसीलिए इसमें हेल्प देता है स्पाइनल कॉर्ड। कौन हेल्प देता है? स्पाइनल कॉर्ड हेल्प देता है, बरोबर। ये जो बीच में छोटा सा स्ट्रक्चर व्हाइट कलर का दिया हुआ है, ये समझो स्पाइनल कॉर्ड है। हमारे नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड भी तो काम करता है ना। तो वो क्या करता है कि जैसे ही हमारी बॉडी पे पता चला कि कोई चीज गर्म लगी है, हाथ पे कोई चीज अगर गर्म लगे, तो सेंसरी नर्व के थ्रू वो मैसेज धीरे 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 पहुंचकर यहाँ पर नर्वस सिस्टम में ही स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचा ना, तो वो स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को ब्रेन तक नहीं पहुंचाता, लेकिन उसी वक्त उसके ऊपर एक्शन कर देता है, और वो सिग्नल ब्रेन पे जाने से पहले ही वो स्पाइनल कॉर्ड ही उसे रिटर्न मैसेज भेज देता है मोटर नर्व के थ्रू। वो स्पाइनल कॉर्ड ही रिटर्न मैसेज भेज देता है उसे हाथ को, और हाथ का जो मसल काम करता हो ना, कि भाई जिसकी वजह से वो हाथ सडनली हट जाएगा, जो मसल उसके ऊपर काम करता हो ना, उस मसल पे वो नर्वस सिस्टम, ये स्पाइनल कॉर्ड वो सिग्नल भेजेगा और सडनली हमारा हाथ वहां से हट जाएगा। मतलब हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचे ना, उससे पहले ही स्पाइनल कॉर्ड ही उस हाथ को वहां से हटा देता है। तो जिसकी वजह से वो हाथ डैमेज हो, या तो फिर जो है वो क्या कहते हैं कि कोई भी चोट लगे, उससे पहले ही हाथ वहां से हट जाते हैं। समझ आ रही है ना बात है? इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और जिस आर्क के थ्रू
ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। या समझो जिस टिश्यू के थ्रू या जिस मसल के थ्रू ये रिफ्लेक्स एक्शन होती है पूरी, उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। बरोबर, जैसे दूसरे फोटो में भी दिया हुआ है कि अगर हमें पेट पे पैर पे कोई अगर चोट लगे ना, कैसे चलते चलते जो है वो कहीं से हम जोर से टकरा जाते हैं, तो सडनली हमारा पैर जो है वो ये ऊपर उठ जाता है, वहां से हट जाता है सडनली। होता है कि नहीं? इसमें भी ऐसा ही होता है कि वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचे ना, उससे पहले ही स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज का रिप्लाई भेज देता है। सेंसरी नर्व के थ्रू वो मैसेज ऊपर जाता है लेकिन ब्रेन तक नहीं पहुंचता। स्पाइनल कॉर्ड ही उसका रिप्लाई दे देता है मोटर नर्व के थ्रू, और हमारा पैर उसी वक्त वहां से हट जाता है। और उसके बाद जब ये पैर हट जाए ना, उसकी 1 सेकेंड बाद वो मैसेज ब्रेन तक जाता है। ब्रेन तक तो मैसेज जाता ही है हमेशा, वो 1 सेकेंड बाद वो मैसेज ब्रेन तक जाता है। और उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि हमें ये चोट लगी है। आप कभी रियलाइज करना, कभी आपको कोई गर्म बर्तन हाथ पे लगे ना, तो आपका हाथ तो सडनली हट जाएगा, लेकिन 2 सेकेंड बाद आपको हाथ में फील होगा कि हाँ यार वो कुछ गर्म लगा। फिर आपको दर्द ज्यादा होगा 2 सेकेंड बाद। क्यों पता है? क्योंकि उसके बाद वो जो है वो हमारे ब्रेन तक मैसेज जाता है। पहले तो स्पाइनल कॉर्ड ही हमारा हाथ वहां से हटा देता है, तो हाथ तो हट गया वहां से, लेकिन 2 सेकेंड बाद पता चला कि यार ये तो बहुत गर्म है। तो वो 2 सेकेंड बाद वो ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है, और ब्रेन फिर दूसरा मैसेज पहुंचाता है कि हाँ आपके हाथ में कुछ गर्म लगा है। आपने हाथ तो हटा दिया लेकिन वहां पे कुछ गर्म लगा था। ये मैसेज फिर ब्रेन पहुंचाता है। चलते चलते पैर में अगर चोट लगी हो, तो हमारा पैर तो सडनली हट जाता है, लेकिन 2 सेकेंड बाद पता चला कि यार चोट तो बहुत ज्यादा लग गई है, खून बह गया है। तो वो जो फील होता है ना, 2 सेकेंड बाद फील होता है वो दर्द, वो किसकी वजह से? जब वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है तब। समझ आ रही है बात? तो इन शॉर्ट, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कि हमारा कोई भी तरह का फील जो सेंस ऑर्गन के थ्रू हमारा फील होता है, तो कोई भी फील ब्रेन तक पहुंचने से पहले स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही उसका रिटर्न सिग्नल मिल जाता हो। ब्रेन तक पहुंचने से पहले स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही उसका रिटर्न सिग्नल मिल जाता हो, तो उस एक्शन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसे कुछ गरम लगना, कुछ चोट लग जाना, या फिर जैसे होता है वो नी जर्क के बारे में सुना है ना? नी जर्क किसे कहते हैं वो पता है? डॉक्टर जैसे होते हैं कि डॉक्टर कितनी बार आपको आपकी बॉडी में प्रॉपरली सेंस ऑर्गन्स काम कर रहे हैं या नहीं, तो वो चेक करने के लिए आपके घुटने पे जैसे यहाँ दिया हुआ है, घुटने पे कुछ हथौड़ी जैसा मारते हैं। और वो हथौड़ी जैसा मारने पर अगर आपके सेंस ऑर्गन प्रॉपर वर्क कर रहे होंगे ना, तो जरा सी हथौड़ी लगने पर आपका पैर खुद ब खुद एक किक की तरह आगे बढ़ जाएगा। जैसे आप किक मारते हो ना, वैसे खुद ब खुद आपका पैर आगे चला जाएगा। कभी आप ही ट्राई करना, एक दिन जो है वो कुर्सी पे बैठो या पलंग पे बैठो, पैर हवा में लटका के रखना, जमीन पर टच नहीं, पैर हवा में लटका के रखना, और जैसे ये फोटो में दिया हुआ है ना, वैसे कोई छोटी सी हथौड़ी लेकर, या आपकी स्केल आती है ना, स्टील की स्केल होती है कि नहीं, वो घुटने में बिल्कुल बीच में मारना, है ना, धीरे से, हाँ धीरे से उस पे जो है वो हिट करना। और देखना कि अगर प्रॉपर प्लेस पे, वो प्रॉपर प्लेस है ना, डॉक्टर्स को पता होती है, आपका अगर वो स्केल एकदम प्रॉपर प्लेस पे लगेगी ना, तो आपका पैर खुद ब खुद, बिना सोचे खुद ब खुद जो है वो पैर आगे चला जाएगा, एक किक की तरह आगे चला जाएगा, कि जैसे आपने किसी को किक मारी हो। तो ये भी एक तरह की रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है, सडन एक्शन। क्योंकि उसमें भी जो मूवमेंट होती है ना, वो फील ब्रेन तक जाने से पहले हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वही रिटर्न मैसेज भेजता है, और हमारा पैर आगे चला जाता है। या फिर जैसे दूसरे फोटो में देख रहे हो, आप कहीं पे खड़े हो और सडनली आपकी आंखों में लाइट आ जाए ना, जोर की लाइट आपकी आंखों में आ जाए ना, तो बिना सोचे ही आपकी आंखें बंद हो जाती है कि नहीं? ये भी एक तरह की रिफ्लेक्स एक्शन है ना। कहीं चलते चलते आपकी नाक में जरा सा कचरा चला गया, तो सडनली आपको जोर से छींक आ जाती है, आती है ना जी? तो ये भी एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है ना, बरोबर ना? तो देखो, अब इस रिफ्लेक्स एक्शन के बाद हमारे चैप्टर का एक दूसरा पॉइंट आता है, और चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है ह्यूमन ब्रेन।
हमारे नर्वस सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या कहलाता है? हमारा ब्रेन। और इवन हमारी पूरी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे चैप्टर का नाम ही है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम वो कौन करता है? ये ह्यूमन ब्रेन करता है। तो अब इसके बारे में समझे, हम लोग पूरे ब्रेन का स्ट्रक्चर समझे। और ये पूरे ब्रेन का स्ट्रक्चर आपके एग्जाम वाइज अगर देखो ना, तो उसमें भी आपका मेन क्वेश्चन ये माना जाता है, ह्यूमन ब्रेन। तो अच्छी तरह से समझना, मैंने यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन के सभी फंक्शंस शॉर्ट शॉर्ट में लिखे भी हैं, तो उसको पहले नोट्स की तरह भी आप लोग लिखते जाना, ठीक है? तो समझो अब ये ह्यूमन ब्रेन के बारे में। देखो, जो ह्यूमन ब्रेन है ना, ये ब्रेन है वो हमारी बॉडी में अप्रोक्सीमेट अगर उसकी साइज या वेट वाइज देखें ना, तो वो अप्रोक्सीमेट 1350 ग्राम का होता है। 1350 ग्राम का, अंदाजे से कहो ना तो 1.25 किलो के आसपास। आपके और हमारे जो ब्रेन है उसका वजन अप्रोक्सीमेट 1.25 किलो के आसपास है। और दिखने में अगर देखो ना, तो ये जो है वो एक नट की तरह, वॉलनट जो अखरोट आता है उस अखरोट की तरह ये दिखता है, एग्जैक्ट अखरोट की तरह दिखता है ये ह्यूमन ब्रेन। और लेकिन फिर भी हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये कि जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ह्यूमन ब्रेन के बारे में कहा जाए ना, तो पूरे ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन वो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कहलाता है ना? हम लोग जैसे कहते हैं ना, हमारा जो है वो बड़ा दिमाग, बड़ा मगज, वो ये फोर ब्रेन कहलाता है, सबसे ऊपर का ये बड़ा पार्ट। जो आप जैसे लाइंस लाइंस ये कर्व लाइन जैसे फोटो में देख रहे हो, ये पूरा फोर ब्रेन है। दूसरा आता है, वो आता है मिड ब्रेन, बिल्कुल बीच में आया हुआ, जैसे व्हाइट कलर का पार्ट जो आप देख रहे हो बिल्कुल बीच में ब्रेन के, तो वो आता है मिड ब्रेन। और तीसरा होता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन मतलब जो हम लोग कहते हैं ना, हमारा छोटा दिमाग, ब्रेन के आखिरी में आया हुआ ये पार्ट, वो हिंड ब्रेन कहलाता है, सबसे नीचे आया हुआ ये पार्ट। तो ब्रेन ऐसे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हम लोग एक एक करके इन पार्ट्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में समझें। तो देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे फॉर ब्रेन के बारे में। फॉर ब्रेन, ये जो आप ब्रेन का ऊपर का पूरा हिस्सा देख रहे हो, नहीं छोटे छोटे मसल्स की तरह जैसे दिखाई देते हैं, ये फॉर ब्रेन। फॉर ब्रेन का ये पूरा पार्ट, ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो, ये लाइंस 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 जैसे बनी हुई है, ये पार्ट कहलाता है सेरेब्रम। क्या कहते हैं इस पार्ट को? सेरेब्रम कहते हैं। नाम सबके ध्यान रखना। ये सेरेब्रम 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। अब यहाँ जैसे देख रहे हो ये 4 कलर, ये नीचे वाला जो कलर है ना, ये तो हिंड ब्रेन है, ठीक है, छोटा दिमाग, वो अलग है। ये ऊपर का पूरा सेरेब्रम कहलाता है। ये पूरा सेरेब्रम 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जैसे यहाँ पे 4 अलग अलग कलर दिए हुए हैं। उन चारों पार्ट को कहते हैं फोर लॉब्स। 4 पार्ट को क्या कहते हैं? लोब कहते हैं। ये 4 लॉब बने हुए हैं। और ये चारों लोब वो हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस करते हैं, अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमने पहले बात की ना, कि जो भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं या सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व क्या काम करते हैं? तो पूरी बॉडी में से मैसेज कलेक्ट करके वो यहाँ पर लेकर आते हैं। पूरी बॉडी में से मैसेज कलेक्ट करके यहाँ लेके आते हैं, तो वो ज़्यादातर यहाँ इस सेरेब्रम में आते हैं, ठीक है? तो उनमें ये जो 4 पार्ट है, अब चारों पार्ट के जो है वो फंक्शंस देखो। तो सबसे पहला लोब आता है, 4 लोब, उनमें सबसे पहला लोब आता है जिसे कहते हैं ऑसिपिटल लोब। कौन सा कहते हैं? ऑसिपिटल लोब। जो आप ये ब्लू कलर का पार्ट देख रहे हो, ये ऑसिपिटल लोब का काम क्या है? तो विजुअल रिसेप्शन, मतलब कि समझो विजुअल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। विजुअल एक्टिविटीज मतलब जो हम लोग चीजें देखते हैं, हमारी आईज के सभी सिग्नल वो समझो यहाँ पे जाते हैं। हम जो भी चीजें देखते हैं, तो उनके फंक्शंस को कंट्रोल ये लोब करता है, ऑसिपिटल लोब यहाँ पे। उसके बाद आता है, वो आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब, जो टेम्पोरल लोब यहाँ पे आया हुआ है, ये ग्रीन कलर का पार्ट जो नीचे देख रहे हो, जो क्या काम करता है? तो ये ऑडिटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ऑडिटरी फंक्शंस मतलब सुनने के सब फंक्शंस, हमारे ईयर के सभी कंट्रोल यहाँ पे जाते हैं। उसके बाद दूसरा आता है, वो आता है पेरिएटल लोब। थर्ड पार्ट पेरिएटल लोब। ये पेरिएटल लोब, जो ये ऊपर का पार्ट देख रहे हो ना, पिंक कलर का बना हुआ है,
इस 4 कलर में ऊपर ये पिंक कलर का। वो पेरिएटल लोब ये क्या काम करता है, तो ये स्मेल, टच, टेम्परेचर, इन सबको कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, कोई भी स्मेल जो आती है, हमारी स्किन पे कोई भी टच करे तो उन सब की फीलिंग्स, उन सब का कंट्रोल वो यहाँ जाता है पेरिएटल लोब में। और उसके बाद चौथा आता है, वो आता है फ्रंटल लॉब। उसके बाद कौन सा, तो फ्रंटल लॉब। फ्रंटल लॉब जो आप लोग वहां पे ये येलो कलर का पार्ट देख रहे हो, देख रहे हो ना येलो कलर का, उसे फ्रंटल लॉब कहते हैं। तो ये क्या काम करता है, तो ये सभी मस्कुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, सभी मसल्स को कंट्रोल ये करता है। इसके अलावा थॉट्स, स्पीच, मेमोरी, कि जो हमारी सोच होती है, जो हम भी कुछ भी सोचते हैं, जो हम चीज़ें याद रखते हैं, जो हम लोग कुछ भी सोचकर फिर बोलते हैं, तो ये सबका कंट्रोल वो यहाँ फ्रंटल लोब में आता है, बरोबर ना। तो देखो ये फोर ब्रेन वो हमारा सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन का और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कहलाया। सही बात ना, हमारे ऑलमोस्ट एक्टिविटीज यहाँ पे कंट्रोल होती है। फिर आपको पता है कितनी बार ऐसे होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि कोई पर्सन को जो है वो सिर पे चोट लगी और उसको सडनली दिखना बंद हो गया। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा ना ऐसा कितनी बार, कि कोई कोई मूवीज होती है उसमें ऐसा सीन दिखाते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो इंसान अंधा हो गया, उसको दिखना बंद हो गया। कोई जो है वो कोई इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर यहाँ उसे चोट लगती है सिर पे और वो अपनी याददाश्त भूल जाता है। होता है कि नहीं, ये सब चीज़ें आपने देखी होगी ना। वो क्यों पता है, क्योंकि जब सिर पे चोट लगती है ना, तो वो पर्टिकुलर कौन सी जगह पे चोट लगी है वो सिस्टम उसका पर्टिकुलर बंद हो जाता है। जैसे देखो आंखों को कंट्रोल कौन करता है, ये ऑसिपिटल लोब करता है, आंखों को ये कंट्रोल करता है ना। तो ऑसिपिटल लोब जैसे ब्लू कलर का पार्ट आप फोटो में देख रहे हो, कि अगर बाय चांस इस जगह पे चोट लग जाए ना हमें, तो हमारी आंखें शायद काम करना बंद कर दे, मतलब इंसान अंधा हो सकता है इस जगह पे चोट लगे तो। जैसे आप लोगों ने फ्रंटल लोब देखा ना, फोर्थ नंबर पे फ्रंटल लोब, ये जो येलो कलर का पार्ट है, कि अगर बाय चांस इस पे चोट लग जाए ना आपको, जोर से अगर इस पे चोट लगे, तो ये हमारी मेमोरी को कंट्रोल करता है। तो हो सकता है इंसान जो है वो कोमा में चला जाए या अपनी याददाश्त भूल जाता है, क्योंकि उसकी सभी मेमोरी कंट्रोल निकल जाता है। समझ आ रही है बात है। तो ह्यूमन ब्रेन में ये फोर ब्रेन वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है, समझे। तो फोर ब्रेन के ये चार पार्ट और ये चार लोब और चारों के फंक्शन याद रखना। फोर ब्रेन के बाद दूसरा आता है, वो आता है मिड ब्रेन। ब्रेन का जो ये मिडल पार्ट, ठीक है, ये बाहर का जो आप फोटो में पूरा पार्ट देख रहे थे, तो वो था फ्रंट फोर ब्रेन। और उसके बाद ये मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में दो पार्ट आते हैं, एक आता है थैलामस और उसके साथ जुड़ा हुआ हाइपोथैलामस। थैलामस जो आप ये ग्रीन कलर का पार्ट देख रहे हो और उसके आसपास जो पूरा येलो कलर का पार्ट देख रहे हो, वो हाइपोथैलामस। थैलामस का काम ही है हाइपोथैलामस के वर्क को क्या कहते हैं, सपोर्ट देना। ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। और ये क्या काम करते हैं, तो हमारी बॉडी के कुछ ऐसे फंक्शंस को ये रेगुलेट करते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करते हैं। हंगर, हमें भूख लगती है ना, ठीक है ना, खाना खा लिया 2-3 घंटे हो गए, फिर सडनली हमें पता चलता है कि अब तो यार भूख लगी है। क्यों, क्योंकि वो हमारे ब्रेन का ये पार्ट उसे कंट्रोल करता है। ब्रेन जो है वो हमें सिग्नल भेजता है कि हाँ भाई अब हमारा पेट खाली हो चुका है, अब इसे भूख लगी है। बॉडी टेम्परेचर, उसे ये कंट्रोल करता है, जब बुखार आता है तो सडनली टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, वो ये। या फिर थर्स्ट, जो हमें प्यास लगती है, ज़्यादा अगर हम लोग बोल रहे हैं, गला सूख जाता है, प्यास लगती है, तो वो भी ब्रेन है वो हमें मैसेज भेजता है कि हाँ भाई अब आपको पानी की ज़रूर है। तो ये सब कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलामस करता है। ठीक है, हाइपोथैलामस और थैलामस दोनों मिलकर ये फंक्शन करते हैं। मिड ब्रेन के इतने फंक्शंस ही हैं। और दूसरा मिड ब्रेन का मेन फंक्शन है कि दे कनेक्ट फॉर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन जो ये पार्ट कहलाता है ना, ऊपर का पूरा पार्ट, और हिंड ब्रेन ये नीचे का पार्ट कहलाता है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम वो ये मिड ब्रेन करता है। ठीक है ना, समझो फॉर ब्रेन वो बड़ा दिमाग कहलाता है, हिंड ब्रेन वो छोटा दिमाग कहलाता है,
और ये बड़े और छोटे दिमाग को कनेक्ट करने का काम वो ये मिड ब्रेन करता है। समझे, ये मिड ब्रेन का फंक्शन। और उसके बाद आखिरी में आता है, वो आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन हमारा छोटा दिमाग, ब्रेन का आखिरी पार्ट। देख रहे हो ना फोटो में, जो सबसे ऊपर का पार्ट जो है वो ये फोर ब्रेन कहलाए, ये ऊपर का पार्ट। जो बिल्कुल बीच में जो अलग कलर का दिया हुआ है ये क्या कहलाता है, ये मिड ब्रेन कहलाता है। और आखिरी में जो ये ऑरेंज कलर जैसा दिया हुआ है ये हमारा हिंड ब्रेन। भले ये छोटा दिमाग कहलाता है लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेन का। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो ये हिंड ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं, तीन चीजें आई हुई होती हैं। एक होता है सेरेबेलम। सेरेबेलम जो आप यहाँ पे देख रहे हो फोटो में, ये आखिरी का पार्ट, ये सेरेबेलम। दूसरा आता है पॉन्स। ठीक है, पॉन्स जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये ऑरेंज कलर का पार्ट, वो पॉन्स। और तीसरा आता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा ये बिल्कुल इन दोनों के, सेरेबेलम और पॉन्स के बीच में आया हुआ पार्ट। ठीक है, और ये तीनों का ही अलग अलग फंक्शन आता है। तो समझो, सबसे पहले सेरेबेलम का फंक्शन, ये क्या काम करता है, तो दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी एंड पोस्चर। हमारी बॉडी का बैलेंस ये काम करता है सेरेबेलम। हमारी बॉडी को बैलेंस रखता है, हम लोग आराम से चल पाते हैं, आराम से एक जगह खड़े रह पाते हैं। तो वो ये, आपको अचानक से चक्कर आ जाते हैं ना, क्यों पता है, क्योंकि ये सेरेबेलम में ये सेरेबेलम समझो प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देता है। तो उसकी वजह से हमें सडनली चक्कर आ जाते हैं और हम लोग गिर पड़ते हैं, होता है ना। जब क्यों ऐसा, क्योंकि वो सेरेबेलम में जरूरी जो भी चीजें चाहिए ना, वो चीजें वहां तक पहुंचती नहीं है। या कभी ऐसा भी होता है कि आपको जो है वो अगर सिर पे कोई जोर से मार देता है ना, सेरेबेलम है ना आपके पीछे पीछे नेक की तरफ होता है, आपके नेक के बैक साइड में ये होता है सेरेबेलम। तो वहां पे नहीं, कोई मस्ती में जो है वो जोर से आपको पीछे मारते हैं, गले पे पीछे मारते हैं जोर से। तो कितनी बार वहां पे जोर से मारने से आप खड़े नहीं रह पाते, जोर से गिर जाते हो, या जो है वो पूरी बॉडी आपकी हिल जाती है। क्यों, क्योंकि अगर वो चोट ये सेरेबेलम पे लग रही है ना, तो आपकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। सेरेबेलम आपकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखता है। इसके अलावा डांसिंग, वॉकिंग, राइडिंग साइकिल, मतलब आपकी चलने फिरने की एक्टिविटी, जो भी आप खुद एक्टिविटी करते हो, जो वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज कहलाती है। वॉल्यूंटरी मतलब जो आपकी इच्छा से होती है ना, आप खुद चाहो अपने हाथ पैर ऊपर नीचे करो, जो चलो फिरो, ये सब काम इस सेरेबेलम के थ्रू होता है। इसके बाद आता है ये पोन्स। पोन्स का सिर्फ काम है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना। जो आप लोग ब्रीथिंग करते हो ना, तो उस ब्रीथिंग को कंट्रोल करने का काम वो ये पोन्स करता है। और उसके बाद आता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा का काम हर तरह की इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना है। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आपने समझा ना। इसके अलावा इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता। वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज क्या कहते हैं, जो हम लोग अपनी इच्छा से अपने कंट्रोल से करते हैं। जैसे ऊपर देखा ना सेरेबेलम में, डांसिंग, वॉकिंग, राइडिंग बाइसिकल, ये सब वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज होती हैं। जबकि ये इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज जो खुद ही चलती हैं, हम कंट्रोल नहीं करते, जैसे कि ब्रीथिंग, हार्ट बीट्स चलना, ब्लड प्रेशर, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सब पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ये कंट्रोल ये मेड्यूला ऑब्लोंगाटा करता है खुद। इसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन, जो हमने पहले रिफ्लेक्स एक्शन देखी, वो इसमें आती है, जैसे कफिंग, सडनली हमें खांसी आ जाती है, स्नीजिंग, छींक आ जाती हो, है ना, या तो यॉर्निंग, उबासी आ जाती है, वॉमिटिंग, कुछ खा लो तो अचानक से उल्टी हो जाती है। तो ये सब का कंट्रोल इनके थ्रू होता है। तो देखो, ये हिंड ब्रेन भले सबसे छोटा पार्ट कहलाया है ब्रेन का, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को पता है, शायद आप लोगों ने वो एक बात सुनी होगी कि अगर इस हिंड ब्रेन पे, इस छोटे दिमाग पे चोट लग जाए ना, तो इंसान मर भी जाता है। सुना होगा ना ये, कि छोटे दिमाग पे अगर चोट लग जाए ना तो इंसान मर भी जाता है। क्यों पता है, क्योंकि ये जो छोटा दिमाग है ना, वो हमारी सभी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ये मेड्यूला ऑब्लोंगाटा हमारी हार्ट बीट को, हमारी ब्रीथिंग को, ठीक है,
हमारी जो है वो सभी तरह की इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो बाय चांस अगर यहीं चोट लग गई ना तो शायद हमारी हार्ट बीट भी बंद हो जाती है और इंसान मर जाता है। इसलिए तो ये हिंड ब्रेन वो हमारा ब्रेन का छोटा लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट है। समझ में आया? तो ब्रेन के तीनों पार्ट्स अब क्लियर हुए ना आपके? अच्छी तरह से इनके नोट्स आप लोग लिख देना, ये सभी फंक्शंस अच्छी तरह से लिख लेना तीनों के। ठीक है? तो देखो अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आज जैसे ये पॉइंट देखा ना, अब ऐसे ही इनके दूसरे पॉइंट्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।